हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिट के बारे में कि रिट क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है और भारत में रिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो रिट 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी हेबेस कार्पस, परमादेश रिट, रिट ऑफ मैंडेमस, प्रतिषेध रिट, रिट ऑफ प्रोविशन, उत्प्रेषण रिट, रिट ऑफ सरसरारी, अधिकार प्रच्छा रिट, क्यू वारंटो रिट। जो रिट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, यानी एक लैटिन टर्म है। और रिट हम कब कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब हम रिट यानी जनहित याचिका हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करते हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत करते हैं, और जब हम हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करते हैं तो हम आर्टिकल 226 के अंतर्गत करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम सबसे पहले हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में करें। हम चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर यह बताना होगा कि हमने हाई कोर्ट में पहले रिट याचिका दायर क्यों नहीं की। जब हम सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तभी हम सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन हाई कोर्ट के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने के साथ साथ अदर पर्पज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जो डिस्प्यूट होते हैं उनसे रिलेटेड भी हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर ही हमें जो है क्या कहते हैं रेमेडीज उपलब्ध करवाता है। फिर हम जान लेते हैं जो आर्टिकल 13 के बारे में, जो कि जुडिशियल रिव्यू। यह पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब राज्य कोई ऐसा लॉ बना देता है जो राज्य के अगर हित में नहीं है, जो न्याय हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उन पर स्टे लगा सकता है या उन चीज़ों को पे रोक लगा सकता है, उन्हें वहीं का वहीं रोक सकता है। यह पावर जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। फिर हम जान लेते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कब कब रोके जा सकते हैं, यानी कब कब उन पर भी जो है क्या कहते हैं रोक लगाई जा सकती है। तो हमारा आर्टिकल 358 और 359 के अंतर्गत हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी उस पर रोक लगाई जा सकती। आर्टिकल 358 के अंतर्गत हमारा जो आर्टिकल 19 है, यानी 19 के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है, यानी अगर देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय हमारे अधिकार जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें मिले हुए हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। और आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो सारे अधिकार रोक दिए जाएंगे सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के, यानी 20 और 21 में जो हमें मूल अधिकार मिला हुआ है उस पर रोक लगा दी जाएगी आर्टिकल 359 के अंतर्गत। मतलब उनको छोड़ करके बाकी सब पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 है उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। हमारा हाई कोर्ट में हम रिट याचिका करते हैं 226 में और सुप्रीम कोर्ट में करते हैं 32 में। जो प्रोफेसर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा है। अब हम जान लेते हैं कि जो सभी रिट याचिकाएं हैं वो क्या कहती हैं। ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आप देखेंगे कि जो हम कब कब कौन कौन सी रिट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इसका एक थोड़ा सा बेस जान लेते हैं। सबसे पहले संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 32 से 35 तक, यानी 32 से 35 तक दिया गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के आर्टिकल 32 यानी 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में, तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में हम रिट याचिका यानी जनहित याचिका दाखिल करने का जो अधिकार है वो नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी हेबेस कार्पस जो रिट है वो क्या कहती है। तो हेबेस कार्पस कहती है कि यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन है। यदि रिट अवैध
या बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानून राहत प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति को राज्य गलत तरीके से या जब उसको बंदी बना लिया जाता है तो उस वक्त वो इस रिट को सुप्रीम कोर्ट में दायर करके अपने आप को छुड़वा सकता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है उसको एक रूल है उसमें टू हैव अ बॉडी, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शरीर की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है और इसके अंतर्गत आप इस रिट के अंतर्गत आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें इसी रिट के द्वारा उसने स्वयं को जेल से छुड़वाया था। नेक्स्ट रिट हम देख लेते हैं परमादेश रिट, यानी रिट ऑफ मैंडमस। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार यानी कोई कानूनी रास्ता ना हो या प्राप्त ना हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। यानी अगर कोई अधिकारी है जो पब्लिक ऑफिसर है, अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करता है, तो इस रिट के द्वारा उसे यह ऑर्डर दिया जाएगा कि वह अपने जो है कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं रिट ऑफ प्रोविजन यानी प्रतिषेध रिट। यह रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर के कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। यानी इस रिट को जारी करके कोई व्यक्ति यदि उसे अधिकारिता प्राप्त नहीं है यानी जुरिडिक्शन प्राप्त नहीं है और फिर भी वह या उसे अथॉरिटी नहीं है कोई कार्य करने की, फिर भी वह अपने बाहर के कार्य कर रहा है, तो उसको इस रिट के द्वारा रोका जाएगा कि उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है और वह वैसे कार्य नहीं कर सकता है और उस पर रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो रिट है वह है उत्प्रेषण रिट यानी रिट ऑफ सरसरारी। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेजें। उत्प्रेषण लेख का मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे में प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स की जो समीक्षा मात्र है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय ही हों। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर कोई कोर्ट है वह अपने पास बिना किसी रीजन के मुकदमों को अपने पास रोके रखता है, तो इस रिट के द्वारा उसे यह ऑर्डर दिया जाता है कि वह जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास कोई मुकदमा है तो उससे कहा जाता है कि वह उन मुकदमों को हाई कोर्ट में क्या कहते हैं उनको भेजे या इस रिट के द्वारा उन मुकदमों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेती है उनके ऊपर कार्य देखने के लिए या करने के लिए। और नेक्स्ट हम जान लेते हैं अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख यानी इक्विवेलेंट रिट यह कहती है कि इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद पर यानी पब्लिक पोस्ट पर है जो धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है, यानी उसके पास जो जिस सीट पर है या जिस पद पर है उस पद को धारण करने वो लायक नहीं है, तो इस रिट के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसमें उसके पद की वैधता की जांच की जाती है। इस रिट के दौरान न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा निराधार होता है यानी उसके आधार नहीं है यानी गलत पाया जाता है तो वह उस पद से निष्कासित कर दिया जाता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है। तो ये है आपके 5 प्रकार के रिट्स। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बनते हैं प्री के मेंस के, जब तक आपका ये लिखने के लिए काफ़ी है तो आप इसे जान सकते हैं। एंड थैंक यू।